नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे पिछले सप्ताह से शुरू किए गए कार्यक्रम हमारी पंचायत में। और अभी 8 नहीं बजे हैं, समय 2 मिनट अभी बाकी है इस कार्यक्रम को शुरू करने में। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो सभी जुड़ जाएं। इसके लिए मैंने लाइव 3 मिनट पहले शुरू किया है और 8 से 9 बजे तक का ये कार्यक्रम है हमारी पंचायत, जो कि लगातार जारी रहेगा। और पिछली बार आपने दिखाया था कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं दिखाया था, और ये लाइव जो चल रहा था वो लाइव ब्लैंक चल रहा था। मैं आपको इसमें कुछ दिखा नहीं रहा था और सिर्फ आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। लेकिन आज मैं आपको इसमें कुछ सीन्स दिखाना चाहता हूँ। कुछ रिस्क ले रहा हूँ, बरसात का समय है, कीड़े भी गिरते हैं और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो शुरू करेंगे हम अपने कार्यक्रम हमारी पंचायत को 1 मिनट बाद। जब तक मेरा आग्रह है आप सभी मेरे प्यारे साथियों से कि आप सभी लोग इस लाइव से जुड़ जाइए। और सबसे बड़ी जो आपसे रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट है कि आप इस लाइव को अगर देख रहे हैं तो कृपया इस लाइव को शेयर अवश्य करें। आज आपको कुछ ना कुछ अवश्य दिखेगा जिससे कि आप किसी क्षेत्र को तो देख सकें, कहीं की कुछ जानकारी तो आपको अपडेट हो, पता चले, जो आपको देखने के लिए मिले। चलिए दोस्तों, तो 8 बज चुके हैं, समय हो चुका है हमारे कार्यक्रम की शुरुआत का, जिसका नाम है हमारी पंचायत, जो कि हर सप्ताह शनिवार और रविवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक चला करेगा। और इस कार्यक्रम को चलाने का जो कारण है, उद्देश्य है हमारा आपका एक दूसरे से मिलते जुलते रहना, अपनी समस्याओं को, अपने सुझावों को साझा करना। स्वागत है करण सिकरवार जी, अंकित गोयल जी। मैं जानना चाहता हूं क्या आपको मेरी आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही है? कृपया आप मुझे मैसेज के माध्यम से बताएं, क्या मुझे आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? श्री ओम सिंह जी, स्वागत है आपका इस लाइव टेलीकास्ट में। ये लाइव टेलीकास्ट किसी स्थान का नहीं किया जा रहा है, स्थान आप देख रहे हैं, लेकिन ये लाइव टेलीकास्ट हमारा एक कार्यक्रम है हमारी पंचायत, जो कि हर शनिवार और रविवार शाम 8 से 9 बजे तक जारी रहेगा। धन्यवाद करण सिकरवार जी, मेरी आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हैं। और मेरा आप सभी से एक और अनुरोध है, कृपया इस लाइव को शेयर अवश्य करें, जिससे कि जिन भाइयों को जानकारी नहीं है, जो भूल गए हों, या आज हम एक कार्यक्रम में रहे थे उसकी वजह से सोच रहे हो हम लाइव नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारा जो कार्यक्रम है 99.99% हमेशा किया जाता रहेगा। किन्हीं अपरिहार्य कारणों या किन्हीं विषम परिस्थितियों में ही इस कार्यक्रम को रोका जाएगा, अन्यथा ये जो कार्यक्रम है वह जारी रहेगा। इसमें किसी तरह की एडिटिंग नहीं होगी, इसमें किसी तरह का एक तरह से बनावटीपन नहीं होगा। ये बिल्कुल लाइव जो कार्यक्रम चलेगा एकदम
रियल चलेगा, इसमें रियल बात होगी और रियल ही आप देख पाएंगे सीन्स। प्रमोद परमार जी, आपका भी स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट में। तो दोस्तों, हम इस लाइव टेलीकास्ट में किसी न किसी विषय पर बात करते हैं। पिछले सप्ताह के 2 दिनों में हम कुछ विषयों पे बात कर चुके थे। चलिए, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आप जो लाइव देख रहे हैं, ये लाइव आज जारी है मेरे अपने गांव टिकाना तांतपुर से। कारण है बरसात का समय है, आप देख पा रहे होंगे बरसात होके चुकी है और बरसात के समय में अपने यहाँ कीड़े मकोड़ों का बड़ा डर रहता है, सांप बिच्छू का डर रहता है, जिसकी वजह से हम कहीं भी जाने का रिस्क नहीं ले रहे हैं। स्टूडियो हमने बनाया नहीं है, हम एक फेयर लाइव करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि हम और आप फेयर बात कर पाएँ। तो आज की मैं बात करूं लाइव की, तो आज का विषय मैंने पहले से चुन रखा है, लेकिन आप लोगों से एक अनुरोध मेरा रहेगा। सोनू वर्ग जी स्वागत है, हिमांशु गोयल जी स्वागत है भैया। मेरा जो अनुरोध है आप सभी से, वो अनुरोध है कि कल भी हमें लाइव होना है, इसके बाद नेक्स्ट वीक भी हम लाइव होंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगले लाइव में हम किन मुद्दों पे बात करें या हमें किन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। आज का जो विषय है वो विषय रहेगा हमारा पिछले 5-6 दिन का जो कार्यक्रम रहा था, जो समस्या के समाधान के लिए हमने एक प्रयास किया था, जो आज ही पूरा हुआ है। धन्यवाद दीना सिंह जी और स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो हमारा जो उद्देश्य है और आज का जो मैं विषय की बात कर रहा था, तो आज का जो विषय है हमारा, वो हमारे पिछले 4 से 5 दिन की एक्टिविटी पर रहेगा, जिसकी जानकारी शायद आप में से अधिक लोगों को होगी। टिंकू परमार जी, आपका भी स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट में। देखिए, आज का विषय हमारा पिछले 4-5 दिन का एक्टिविटी, जो एक धरना प्रदर्शन था जो हमने किया था बसई जगनेर गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दशा को सुधारने के लिए, उसी पर हम बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। देखिए, सरकार की व्यवस्था देख लीजिए, ये तांतपुर गांव है, लाइट आ रही है, आरसीसी है जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये आरसीसी है। और चूँकि हमारे गांव में अगर बारिश होती है तो पीछे से आके बहाव का पानी बहता है, लेकिन एक समस्या यहाँ है, मैं दिखाई दे रहा हूँ। आज इस समस्या पर हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ दिखाई दे रहा हूँ जिससे कि आगे आपको ध्यान रहे। गांव में पत्थर ही पत्थर है, हर जगह पत्थर का फर्श हो रखा है, लेकिन गायों को चूँकि कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती, गायों के लिए कोई आश्रय स्थल नहीं है, गायों के लिए कोई मतलब अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे हर जगह आपको गोबर नज़र आ रहा है, और उसका कारण है कि गायों को सूखे स्थान की ज़रूरत होती है। गीले कीचड़ भरे स्थान में गायों को बैठना पसंद नहीं है। पंकज शर्मा जी, आपका भी स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट में। तो इसके लिए गाय सूखे स्थान को ढूंढती हैं और हर जगह आपको गोबर ही गोबर नज़र आ रहा होगा। चलिए, ये भी एक समस्या है, गायों की समस्या। और गायों की समस्या के लिए सरकार ने बहुत सारे समाधान किए हैं, बहुत सारे प्रयास किए हैं, पैसा दिया है, सब कुछ किया है, लेकिन सरकार ने किया है, सरकार ने अपनी तरफ से किया है, प्रयास भी किया है, पैसा भी दिया है और प्लान भी बनाया है, लेकिन उस प्लान को ख़त्म किया जाता है निचले स्तर पर आकर, निचले स्तर के नेताओं पर आकर, जहां पर के प्लान में आए हुए पैसे को बंदर बांट कर दिया जाता है, प्लान को अमली जामा नहीं पहनाया जाता। तो ठीक है, इस पर हम बात करेंगे फिर कभी। चलिए, एक मुद्दा हमें यह भी मिल गया है कि हम अगले किसी लाइव में बात करेंगे गाय और गाय की समस्या के बारे में। आज का जो हमारा विषय मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आज का हमारा विषय है। मनीष भाई, आपका स्वागत है सिकरवार जी इस लाइव टेलीकास्ट में। आप ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं ताजपुर से।
लेकिन जो लाइव टेलीकास्ट है इसका विषय है हमारी पंचायत। आज शनिवार है, 8 बजे से 9 बजे तक ये कार्यक्रम हर सप्ताह शनिवार और रविवार आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि पिछले 4 दिन की एक्टिविटी हमारी जो रही है वो एक्टिविटी रही है एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे जगनेर ब्लॉक के बसई गांव में बना हुआ है। उसकी दशा सुधारने के लिए हमने एक कोशिश की थी फौजी बाबा के नेतृत्व में, रामनाथ सिंह सिकरवार जी के नेतृत्व में। इस कोशिश में हमने क्या है कि पहले क्षेत्र की जनता को सूचना दी थी, क्षेत्र की जनता से बात करके निश्चित किया था कि 11 जुलाई को सुबह 10 बजे हमारी पंचायत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बसई जगनेर पर की जाएगी, जिसमें हम सभी लोग एकत्रित होकर के, सभी क्षेत्रवासी एकत्रित होकर के ये फैसला लेंगे कि इसमें जो दुर्दशा है उसके लिए आगे क्या फैसला करना है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि उसमें समस्या क्या थी। उसमें समस्या थी, जब हम 7 जुलाई को उस हॉस्पिटल में पहुंचे थे तो हमें उस हॉस्पिटल में बेहद गंदगी मिली थी। धूल, जाले, खिड़कियां, शीशे टूटे हुए, लाइट के कनेक्शन, लाइट के बोर्ड टूट रहे थे। वहाँ हमें एक्सपायर्ड दवाइयाँ भी मिली। डॉक्टर्स थे नहीं, डॉक्टर के अलावा अदर जो स्टाफ होते हैं एक पीएचसी पर, वो भी कोई स्टाफ वहाँ नहीं थे, कोई सुविधा नहीं थी। बेड खरीदे हुए पड़े थे, नए गद्दे उन पर रखे हुए थे, लेकिन बेतरतीब तरीके से वो सब पड़े हुए थे। और मैं सही बताऊं तो कोई भी उस पीएचसी पर सही मायनों में मैं कहूँ ना तो करोड़ों रुपया बिल्डिंग में, करोड़ों रुपया उसके व्यवस्थाओं पर खर्च करने के बाद बर्बाद हो रहा था। नमस्कार मुनीन भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम हमारी पंचायत के लाइव टेलीकास्ट में। तो दोस्तों, हमने जब ये दशा देखी तो आप जानते ही हैं फौजी बाबा रामनाथ सिंह सिकरवार जी को, उन्होंने फिर फैसला कर लिया था जब ग्रामवासियों ने कहा कि ठीक है एक बार क्या हो गया मुनीन भाई साहब, आप बोल रहे हैं भाई साहब फिल्म नहीं करने दोगे क्या? ओके, शायद आप लोकेशन के लिए बोल रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा लुक चेंज कर देता हूँ। बताइएगा शिकायत, आपकी पूरी शिकायत बताइएगा। ठीक है, हमारी जो चर्चा चल रही थी वो चर्चा चल रही थी कि फौजी बाबा ने 11 जुलाई का समय निश्चित किया। 11 जुलाई को हम सब फौजी बाबा के साथ वहाँ एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के 11 जुलाई को धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। पंचायत शुरू की गई थी, जिसमें क्षेत्र के सभी लोग इकट्ठे हुए। क्षेत्र के सभी लोगों ने इकट्ठे होने के बाद क्या किया, ये फैसला किया कि इसको पंचायत को धरना प्रदर्शन में तब्दील करके जारी रखना। अच्छा, उससे पहले एक बड़ा अच्छा काम हुआ जब बाबा ने ये घोषणा की और हमने 2 दिन क्षेत्र में इस सूचना को पहुंचाने के लिए हम गांव-गांव गए। इस प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ कि हॉस्पिटल में घास की सफाई की गई। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स नहीं आते थे वो डॉक्टर एक जिनकी ड्यूटी थी वो आने लग गए और हमें हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय भी दिखने लगा। तो क्या हुआ कि जब धरना प्रदर्शन की सूचना हो गई तो बाबा ने स्पष्ट कर दिया, फौजी बाबा ने, कि ये जो धरना प्रदर्शन हम
कर रहे हैं। अब ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि इस पीएचसी में जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाओं से परिपूर्ण नहीं कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ कि जो स्थानीय जो डॉक्टर साहब थे, जो स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित थे, उस समय बाबा से बात करने के लिए आए, फौजी बाबा से, और उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, ये सुविधाएं मुझे बताया गया है हमारे सीनियर्स ने कि इन सुविधाओं को किया जाएगा। बाबा ने कहा ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन हम आपकी बात पर धरने को समाप्त नहीं कर सकते। और बाबा ने कहा कि हमारी एक ही मांग है कि इन सब बातों के लिए, इन सब कार्यों के लिए हमें हमारे जिला चिकित्सा अधिकारी महोदय यहाँ पर आकर आश्वासन देंगे, तभी हमें इस चीज़ के लिए विश्वास होगा और तभी हम धरना अपना समाप्त करने के बारे में सोच सकते हैं, वो भी अगर ग्रामीण चाहेंगे तो। इसके बाद उनसे जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं, चगनेर सीएचसी पर बैठते हैं, उनका कुछ पद है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी भी बाबा से मिलने के लिए आए, लेकिन वही सुझाव था कि बताया गया है कि हम इन व्यवस्थाओं को कर देंगे, लेकिन बाबा ने कहा कि यही बात अगर सीएमओ साहब आकर के कहते हैं, बताते हैं, आश्वासन देते हैं तो हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वायदे कर दिए जाते हैं, वायदे कर देने के बाद में कामों को पूरा नहीं किया जाता। दोस्तों 1 मिनट के लिए आप लाइव पर बने रहिएगा, हम 1 मिनट में तो दोस्तों सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ आप लोगों को। मैं क्या कह रहा था कि इसके बाद धरना प्रदर्शन अपना शुरू हो गया। शाम को हमें समाचार मिला कि सीएमओ साहब कल, मतलब आज के दिन आने वाले हैं। 11 बजे का हमें समय दिया गया। धरना स्थल पर सभी लोगों ने वहीं पर भोजन तैयार किया, भोजन तैयार करके वहीं पर भोजन किया गया और शाम को एक बहुत अच्छा कार्य हुआ कि कीर्तन मंडली वहां पर पहुंची गांव की, और भजन संध्या एक तरह से वहां पर शुरू हो गई। हम लोग वास्तव में सुबह से बहुत थके हुए थे और बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि भागदौड़ बहुत हो चुकी थी, लेकिन उस 2-2.5 घंटे की भजन संध्या में उसके बाद हमारी थकान कहाँ चली गई, परेशानी कहाँ चली गई, वास्तव में हमें नहीं पता। तो मैं ये भी कह सकता हूँ, ईश्वरीय शक्तियाँ और हमारी जो धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं, भगवान का भजन, इसमें एक अलग ही अलौकिक शक्ति होती है जिसे हम किसी प्रूफ के साथ नहीं बता सकते। मतलब इसे जो फील करता है वही समझ सकता है, सीधी सी मतलब बात इतनी है। इसके बाद आज सुबह से हमारी प्रक्रिया शुरू हुई। ग्रामीण जो घर कल चले गए थे दोबारा आना शुरू हो गए। हम लोगों ने 11 बजे तक इंतज़ार किया, 11 बजे तक अधिकारी नहीं आए। उसके बाद इंतज़ार करते करते 2 बज गए और 2 बजे सीएमओ साहब आए। आने के बाद सीएमओ साहब ने पब्लिक के बीच में आकर के वायदे किए हैं कि यहाँ पर जो स्टाफ होता है 4 लोगों का, वो स्टाफ यहाँ पर अवेलेबल कर दिया जाएगा। अभी 2 लोगों का है, और सांप आदि की जो दवा है वो भी यहाँ पर बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगी, शायद कल तक ही उपलब्ध हो जाएगी। एम्बुलेंस की व्यवस्था इस सेंटर के लिए नहीं होती है, तो उसके लिए 102 108 पर कॉल करके ही एम्बुलेंस की व्यवस्था हुआ करेगी। और वहाँ जो भी अव्यवस्था है, साफ़ सफाई नहीं है या
जिस तरह की भी जो अव्यवस्था है उसके लिए उन्होंने बोला है दूर कराने के लिए, और 8 दिन का समय लिया है। तो सीएमओ साहब के आश्वासन पर जब जनता ने हाँ कर दी तो इस धरने को आज समाप्त कर दिया गया। शाम के वक्त में ये धरना समाप्त किया गया है। उसके बाद हम बाबा की जो टीम है सभी ने मिलकर के, और जो भी सामग्री वहाँ एकत्रित की गई थी उन सामग्रियों को, जैसे कि टेंट वाले से भी सामान आया था, कुर्सी भी आई थी, फर्श भी आया था, बहुत सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों को पहुँचाया और धरना समाप्त करके सभी लोग सकुशल शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन सफल आयोजन के बाद में अपने अपने घर पहुँचे हैं। और आज मेरा लाइव का प्रोग्राम भी है, तो उसके बाद मैं आपके साथ लाइव कर रहा हूँ। इतनी सारी बातें आपको बताने का जो कारण है वो मैं आपसे बता रहा हूँ कि आज का विषय मेरा यही है। आप सभी के अनुसार क्या यह धरना प्रदर्शन सही था? मैं चाहता हूं कि आप सभी इसका उत्तर दें। क्या यह धरना प्रदर्शन सही था, या यह धरना प्रदर्शन करके हमने गलती की? क्या हमने इसमें जो मांगें रखी वह सही थी? और इसके बाद डॉक्टर साहब आए, उन्होंने आश्वासन दिया। आगे क्षेत्र में समस्याएं तो बहुत है हमारे यहाँ, तो क्षेत्र में इस तरह की समस्याओं के लिए आगे हमें किस तरह से काम करना चाहिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में भी आप बताइए। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ना हमारी पंचायत, तो देखिए पिछले लाइव में भी मैंने बोला हुआ है, आपको जो सीन दिख रहे हैं, चूँकि लाइव है तो इसमें कुछ ना कुछ तो आपको दिखेगा। और आज मैं अपने गांव तांतपुर से ही लाइव कर रहा हूं, तो तांतपुर के सीन आपको दिखाई दे रहे हैं, तांतपुर गांव दिखाई दे रहा है। बरसात का मौसम है, अंधेरा ज़्यादा होता है और नेटवर्क की समस्या रहती है, इसलिए मुझे यहाँ खड़े होकर के लाइव करना पड़ रहा है। स्टूडियो से बनाया हुआ लाइव नहीं कर रहा, नेचुरल और एक्चुअल लाइव में आपको दिखा रहा हूँ। और इस लाइव में आपको गांव की वास्तविक स्थिति भी दिखाई दे रही होगी कि गांव रात के समय देखने में कितना सुंदर आपको दिखाई दे रहा है। मतलब एक व्यंग समझ सकते हैं। ये व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की गई है, और मैं चाहता हूं कि हमारी पंचायत से मतलब है कि इसका एक अर्थ ये भी होता है कि हम और आप आपस में बातें कर रहे हैं। तो भैया मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, धन्यवाद भैया। लेकिन मेहनत तो इसमें आपकी भी है, और मेहनत सारी जनता की भी है, क्षेत्र के सभी लोगों की है। मैंने पिछले 2 दिन में क्षेत्र की जनता की जो एक्टिविटी देखी है ना, तो उसका जो एहसास है ना, कहते हैं ना फीलिंग्स को आप शब्द नहीं दे सकते कभी, तो मैं शब्द तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा एक फील हुआ, एक गुड फील जो बोलते हैं ना वो हुआ। अब गुड फील कहने में छोटा शब्द हो सकता है, लेकिन गुड फील एक अलग ही एहसास है। जैसे मैं आपको इस धरने के कुछ छोटे छोटे वाक्य बताता हूँ। क्या है, आज नहीं, कल की बात है, सॉरी, धरना कल और आज रहा, तो कल की बात है कि कल क्या हुआ कि कल भोजन की तैयारी होने लगी। जब धरने की घोषणा हो गई, हम लोग भोजन की तैयारियों में लगे थे, और बाबा अपने लोगों के बीच वार्तालाप में लगे हुए थे। वही अपने बाबा का चल रहा था, फौजी बाबा का लोगों के साथ वार्तालाप। तो उसी समय क्या होता है कि एक बालक वसई गांव से एक टिफिन अपने हाथ में लेकर के आता है और हमारे पास पहुंचा। तो बोले, मैंने पूछा, मैंने कहा इसमें क्या है? बोले भैया ये पापा ने खाना भेजा है फौजी बाबा के लिए। मैंने कहा खाना तो यहाँ बन रहा था। बोला खाना तो बन रहा था, लेकिन आप जो बना रहे हैं वो
पूड़ी सब्जी बना रहे हैं, और फौजी बाबा अगर पूड़ी सब्जी खाएंगे तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए ये मतलब कच्ची रोटी, दाल, सब्जी, चावल बना के भेजा है। बच्चे ने इतना कहा, मैंने बच्चे के हाथ से टिफिन लिया, एक तरफ रखा, लेकिन वो सुन के मुझे जो एक एहसास हुआ ना कि ग्रामीण जो हमारी जनता है उसके मन में फौजी बाबा के लिए क्या भाव है, मतलब केयर कितनी, आप ये देखिए जनता के बीच में क्यों है भाई, ये लगाव इतना क्यों है बाबा के साथ। अब इससे ऐसी एक दूसरी घटना बताता हूँ मैं आपको, आज सुबह की। आज सुबह हमने नाइट स्टे वहीं किया था, बाबा के साथ धरना प्रदर्शन जारी था। सुबह हम लोग नहा धो के फ्री होके बैठे हुए थे, और पहले एक जगह से चाय आई, जबकि बाबा तो चाय पीते भी नहीं है, लेकिन मान सम्मान था हमारे बुजुर्गों का, ग्रामीणों का, तो बाबा ने थोड़ी सी चाय टेस्ट कर ली। अरे थोड़ी देर बाद दूसरी जगह से चाय आ गई, और चाय इतनी थी कि हम जो वहाँ पर लोग थे ना, वो अगर 4-4 बार चाय पीते ना एक एक की, तो चाय फिनिश नहीं होती। और गाँव की बनी हुई चाय, शानदार चाय। उसमें से भी थोड़ी टेस्ट करने के बाद में हम एक आधे घंटे बैठ पाए होंगे कि थोड़ी देर बाद एक बूढ़े बाबा वहाँ चले आए। उनके हाथ में एक थैली लटक रही थी, और उनके एक हाथ में एक डोलची, हम डोलची बोलते हैं, आप डिब्बा बोल सकते हो, क्या है वो, लटक रहा था। बाबा जब पास आए तो हमारा अभिवादन हुआ, हमने राम राम की। बाबा बोले, ले बेटा। मैंने कहा ये क्या है बाबा इसमें? तो बाबा बोले, जे देख, जामे तो चीनी डिब्बा में, और जे देख जामे नींबू और जाम बर्फ़। मतलब उनके यहाँ फ्रिज था, तो वो फ्रिज में 2 कटोरे की बर्फ़ लेकर आए, और घर के लगे हुए पेड़ से लगभग आधा किलो नींबू उसमें तोड़ करके रख के लाए थे। बोला देखो, बना के तो मैं लाया नहीं हूँ, बनवा के तो पता नहीं कैसी बनेगी, लेकिन ये नींबू लो, ये बर्फ़ है और ये चीनी, शिकंजी बना हुआ, सब जने पियो। बाबा वहीं बैठ गए, फिर हम लोगों ने वहीं शिकंजी बनाई, और वो शिकंजी इतनी स्वादिष्ट बनी थी, पता नहीं भगवान का क्या आशीर्वाद उसमें हो गया। फिर सभी लोगों ने उस शिकंजी का आनंद लिया। बात शिकंजी की, चाय की, खाने की नहीं है, बात है भाव की। आप भाव देखो कि लोगों का ये भाव क्यों है, बाबा के साथ क्यों है, फौजी बाबा के साथ क्यों है ये भाव। इसका कारण है मेरी नज़र में निस्वार्थ सेवा। और आप सभी लाइव पर तो आते हो, लेकिन आप सभी से एक बड़ी शिकायत है, आप सभी बात ही नहीं करते हो, सुनते रहते हो। अरे मैं कोई 60-80 साल का कोई बूढ़ा दादा नानी नाना थोड़ी ही हूँ जो कहानी सुना रहा हूँ आपको। हम बात कर रहे हैं, ये हमारी पंचायत जो कार्यक्रम है वो हमारी और आपकी बातों का है। अब जब मैं आपको कुछ बातें बोल रहा हूँ, अगर आपके पास भी उसका कुछ जवाब है तो आप जवाब दीजिए ना, तभी तो ये कन्वर्सेशन होगा। अदरवाइज ये हो जाएगा लेक्चर, और लेक्चर तो भैया बहुत आजकल दिए जाते हैं। बहुत सारे नेता लेक्चर देते रहते हैं, टीचर देते हैं, घर में बड़े दे देते हैं, माँ बाप दे देते हैं। लेक्चर का कोई असर नहीं पड़ता, असर का कोई मतलब भी नहीं है। हम बात करने आए हैं, मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया, मैं आपको कुछ बताने आया हूँ, और मैं आपसे कुछ जानने आया हूँ, आपसे कुछ सीखने आया हूँ। ये एक तरह का गेट टुगेदर है, इसलिए आपके बोलने की बहुत आवश्यकता है दोस्तों। तो मैंने आपसे कुछ प्रश्न किए थे कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह धरना प्रदर्शन सही था, क्या इस धरना प्रदर्शन में हमने सही तरीका अपनाया, और क्या इस धरना प्रदर्शन के परिणाम से आप सभी संतुष्ट हैं। दोस्तों, मुझे आपके जवाब का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। अगर आप जवाब नहीं देंगे, 8:27 हो चुका है, पिछले 27 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 या 3 जवाब आए हैं, जिनमें से एक करण सिकरवार जी की तरफ से आया है, एक 2 मुनिंद भैया की तरफ से आए हैं। बाकी लोग सभी सुन रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं।
आपको कमेंट में लिख करके जवाब देना है। आप कमेंट में लिख करके जवाब दे सकते हैं, जिस भाषा में आप जानते हैं, जैसे जानते हैं वैसे दीजिए ना, मैं सुनूंगा ना। इससे पता चलेगा कि हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं, क्या गलती कर रहे हैं, या क्या सुधार करना है, या क्या हमने अच्छा किया। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमें सही ट्रैक पे जाना है, निस्वार्थ सेवा वाले भाव में चलना है। स्वार्थ भाव की सेवा के लिए तो भरा पड़ा है, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं कि हम और आ जाते। हमारी आवश्यकता ही नहीं थी। हमारी आवश्यकता थी जिस भाव के लिए, वो भाव है निस्वार्थ का भाव। तो क्या हम उस भाव पर सही हैं, बने हैं, उसके लिए हमें खुद को चेक करना ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपसे थोड़े से पूछना चाहता हूँ कि इस बारे में आपकी क्या राय है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ दोस्तों, जब तक आप कुछ मुझे राय सलाह मशवरा नहीं देंगे तब तक इंतज़ार है आपके जवाब का। दोस्तों, जो अभी हो रहा है ना इस लाइव में, यही तो विडंबना है हमारे क्षेत्र की। मेरी नज़र में यही विडंबना है कि हम सब देखते हैं, सब जानते हैं और सब समझते हैं, पर बोलना नहीं चाहते। दोस्तों, कौन सा इंजेक्शन लाना पड़ेगा जिससे हम बोलना सीखेंगे। आज फौजी बाबा को कितने साल हो गए, दशक बीत गए। दशकों से वो हमारे बीच में ऐसे ही भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमें जगा रहे हैं, झंझोड़ रहे हैं। हम पर फर्क नहीं पड़ता। और आज भी अगर हम ऐसे ही हैं, क्यों हैं? हम बोलना क्यों नहीं चाहते? बोलते क्यों नहीं? बोलने में क्या बुराई है? अच्छा, कोई घरेलू मैटर हो, कोई छोटी मोटी बात का 10-5 रुपए की अगर कोई बात हो ना घरेलू मैटर में, और हम विवाह करने वाले हों, तो हम खूब बोलते हैं। लेकिन जो मुद्दा बोलने के होते हैं, जो मुद्दों पर बोलना चाहिए, उन मुद्दों पर हम नहीं बोलते। मुझे लगता है कि हमारी और हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी कमी है। चलिए, कोई बात नहीं। ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है, हम इसको जारी रहेंगे। आप सभी अपनी जिद पर अड़े रहना चाहते हैं तो आप सभी अपनी जिद पर अड़े रहिए। आप कुछ नहीं बोलना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे जिद नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका निर्णय है। आपको कुछ बोलना है, नहीं बोलना है, कोई जवाब देना है, नहीं देना है, ये आपका निर्णय है और आपका ही रहेगा। कोई नहीं, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और गौ माता आपको दिख रही होंगी, जुगाली कर रही हैं। लेकिन यहाँ क्यों खड़ी हैं? क्योंकि अगर यहाँ से नीचे उतरेंगी तो वहाँ पर पानी का बहाव है, पानी बह रहा है। और ये गौ माता जो हैं, मुझे लग रहा है आवारा हैं। धन्यवाद राम कुमार राजपूत जी। तो मुझे लग रहा है आवारा ही हैं और जुगाली कर रही हैं। तो ये क्या है कि गौ माता जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर सूखा है और पीछे गीला है, इससे नीचे उतर के इस जगह पर आ जाती हैं। आप गोबर के निशान देख रहे होंगे जगह जगह पर। इससे गंदा भी होता है, लेकिन ये सफाई हम लोग करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समस्या क्यों है? ये बहुत चिंतन का विषय है, बहुत सोचने का विषय है। ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। समस्या कहाँ है? मैं समझता हूँ, हम में से अधिकांश लोग रोज पूजा करते हैं और रोज की पूजा में
सब कोई ना कोई मंत्र या कोई ना कोई चालीसा या कोई ना कोई आरती पढ़ते ही हैं। या अगर आप किसी दूसरे धर्म में हैं तो आप अपना कोई दूसरा धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं। और किसी भी धर्म ग्रंथ में जैसे हमारी एक आरती हुआ करती है, ओम जय जगदीश हरे, जिसमें एक लाइन है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम बोलते हैं, हम रोज बोलते हैं, रट्टू तोता की तरह से बोलते हैं, लेकिन उस लाइन का अर्थ क्या है उसे अपने जीवन में कभी भी नहीं उतारते। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम बेईमानी भी किसके साथ कर रहे हैं पता है? हम बेईमानी भगवान के साथ भी कर रहे हैं। अब अगर हम भगवान के साथ बेईमानी कर रहे हैं तो हमसे किसके साथ ईमानदारी की आशा रखी जा सकती है? देखिए, और गायें आ गई हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए गाय सूखे में आ रही है ना, क्योंकि उधर गीला है तो सूखे में आ रही हैं, यहाँ बैठेंगी, रात बेचारी यहाँ बिताएंगी। देखिए, तो जैसे कि मैं बोल रहा था, इतने सारे नारे देते हैं, ये हमारी गौ माता है, इतने सारे नारे देते हैं। अब विषय छिड़ गया है तो इस पर मैं थोड़ा सा बात करके आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई मेरी बात को पहुंचा सकता है किसी योग्य अधिकारी या योग्य नेता के पास तो उन्हें पहुंचा दीजिएगा। मैं आपको एक समाधान बताता हूँ, कम से कम हमारे क्षेत्र में गौ माता की समस्या से निजात पाने का। गौ माता कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि गौ माता जो है अब सामने खड़ी हैं, जुगाली कर रही हैं, खड़ी हुई हैं, यहाँ बैठेंगी, और कोई भी मतलब केयर नहीं है। दुख होता है, दुख होता है, दुख। देखिए, दुख किस चीज का होता है कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार गौ, ब्राह्मण और स्त्री ये हमारे सनातन धर्म में बेहद पूज्य हैं, और हमने इन सभी का जो सम्मान है वो सिर्फ ड्यूटी में छोड़ा है। ड्यूटी से मतलब नाम के लिए सम्मान करते हैं हम, बाकी अपमान करने में हम कसर नहीं छोड़ रहे। गौ माता है, लेकिन गौ माता की क्या दशा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। गौ माता परेशान है, हमें कोई मतलब नहीं है। अब बहुत सारे लोगों की मैं बोल रहा हूँ तो मैं ही व्यवस्था कर दूँ, मेरी क्षमता नहीं है करने की। अब आप बोलोगे सबकी क्षमता नहीं है, बिल्कुल मैं मानता हूँ सबकी क्षमता नहीं है, लेकिन सरकार की तो क्षमता है। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ। हमारे क्षेत्र हमारा जो क्षेत्र है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। अरावली पहाड़ियाँ यहाँ से शुरू होती हैं। गायों के लिए यहाँ गौशाला बनाई गई हैं। मेरे पास मैंने अभी एक वीडियो देखा था जगनेर की गौशाला का, और उसमें गायों की जो दुर्दशा देखी थी। सच ये है कि मैं उस वीडियो को 5 सेकंड देखने के बाद फिर आगे देख नहीं पाया था, क्योंकि वो मुझसे नहीं देखा जाता। इस तरह की गायों की वहाँ दुर्दशा थी जगनेर की गौशाला में। देखिए, अगर आप पर व्यवस्था नहीं है, उससे अच्छा है कि जैसे ये गौ माता अभी खड़ी थी ना खुली आवारा, ऐसे आप फिरने दीजिए, उससे अच्छा ये। लेकिन गाय को गौशाला में ले जाके अगर वहां पर दुर्दशा होती है, एक तरह से ये गौ हत्या का अपराध है। स्वीकार करो या मत करो, लेकिन
मन में यही भाव आता है कि अगर हमने गाय सेवा के लिए ली है या हमने गाय की जिम्मेदारी सेवा करने की ली है और उसके बाद गाय की दुर्दशा होती है या गाय की मृत्यु दुर्दशा होकर होती है, तो उसका जो पाप है मेरी नज़र में गौ हत्या के बराबर ही है, इससे कम नहीं है। और उस पाप के जो परिणाम है वो आज के कलयुग के समय में जो दंड के स्वरूप जो मिलते हैं ना, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, वो ऐसे पापों की वजह से। दोस्तों, हमारी अंतरात्मा ना बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हम इतने ज़्यादा लालची हो चुके हैं, आवश्यकता हमारी इतनी ज़्यादा अधिक हो गई हैं कि नैतिक बातों का हमारे स्वयं के अंदर से पतन हो चुका है। और अपने बच्चों से हम चाहते हैं कि उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाएं और उनसे नैतिकता की आस रखें। ये असंभव है दोस्तों। अगर हम नैतिकता पर नहीं चलेंगे और हम अपने बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, इसका एक ही अर्थ है कि हम उनको झूठ बोलना सिखा रहे हैं। क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं। बच्चे सीखते बहुत जल्दी हैं, बहुत जल्दी बातों को पकड़ते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। चलिए एक विकास और बताता हूँ। आपने अभी देखा होगा लाइट चली गई है। आज मैंने यहाँ का जो लाइव जो रखा है ना, उसका एक असल कारण ये लाइट भी है। मैं देखना चाहता था कि जैसे रोज़ ये कोटेक कैमरा की तरह से फ्लैश करती है लाइट, बार बार आना बार बार जाना, वो आप सभी के सामने आ सके, वो दिखाना चाहता था। इसलिए भी मैंने इस स्थान को चुना था। तो देखिए आ गई है, देखते हैं रुकेगी या चली जाएगी। तो हमारी चर्चा कहाँ चल रही थी, आप में से कोई बताएंगे? मैं कहाँ पर बोल रहा था दोस्तों? चलिए, आपको तो किसी को बोलना नहीं है। हम कह रहे थे गायों की दुर्दशा के बारे में बात हो रही थी कि हम नैतिकता का पाठ बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नैतिकता का पालन खुद नहीं करना चाहते। तो फिर बच्चे झूठ बोलना सीख जाते हैं। बच्चे समझ जाते हैं कि ये कर कुछ और रहे हैं, सिखा कुछ और रहे हैं। मतलब ये झूठ बोलना सिखाने का एक तरीका है बच्चों को। और ये गलती कौन कर रहा है? बच्चों के माँ बाप कर रहे हैं। इस लिहाज से बच्चों के माँ बाप खुद के बच्चों के सबसे बड़े अनिष्टकारी साबित हो रहे हैं। लेकिन इस तरह की बातों का फर्क किसी पर नहीं पड़ना। हम बोल रहे हैं, हमारा क्या फर्क पड़ेगा जब हमारे धर्म शास्त्रों, ग्रंथों, आरती संग्रह में लिखी हुई बातों को रोज पढ़ते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते और अप्लाई करना भी नहीं चाहते। अप्लाई कर लेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा, और नुकसान किसी को एक्सेप्ट नहीं है। और नुकसान है आज के समय में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का, पैसा पैसा पैसा। उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे नैतिकता खोनी पड़े, रिश्ते खोने पड़े, सम्मान खोना पड़े, स्वाभिमान खोना पड़े, सब स्वीकार है। पैसा नहीं खोना चाहिए। पैसे को हमने वो स्थान दे दिया। मैं भी मानता हूँ दोस्तों कि पैसा आज की दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ कभी भी नहीं हो सकता। आपके पास पैसा होते हुए डॉक्टर की दवाएं काम नहीं करती। आपके पास पैसा होते हुए आपको नींद नहीं आती। आपके पास पैसा होते हुए, सारी सुविधाएं होते हुए आपको भोजन अच्छा नहीं लगता, तो फिर इसे क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम की हमारी शुरुआत थी धरने प्रदर्शन से, और हम गाय के मुद्दे पर आ गए थे। गाय के मुद्दों के जो मेरे सुझाव हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा क्षेत्र है अरावली, पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, और
अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं। नमस्कार भाई साहब, स्वागत है आपका इस छोटे से हमारे लाइव टेलीकास्ट में, हमारी पंचायत जिसका नाम है। और मैं एक सुझाव साझा कर रहा हूँ गाय की जो समस्या है उसके लिए। अब मैंने बताया ना, जगनेर की जो गौशाला है उसमें दुर्दशा आप देखिए, और मुझे गुगावत की गौशाला की भी जानकारी नहीं है, मैं कभी जा नहीं पाया हूँ। लेकिन मेरे सुझाव में गौशाला, चाहे वह फॉरेस्ट एरिया हो, गौशाला भी एक सरकारी क्रम ही है एक तरह से, और सरकारी एरिया हो, लेकिन हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी हमें विचार कर लेना चाहिए। और हम ऊंचे पहाड़ पर अगर गौशाला एक बनाते हैं तो उससे क्या होगा कि गौ जो वंश होता है उनका जो गोबर मलमूत्र आदि होता है उसको सफाई करने में आसानी रहेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि वो जो गौमूत्र गोबर जो होता है उसका निस्तारण भी आसानी से किया जा सकता है। बरसातों के समय पर ऑटोमेटिक सफाई हो जाएगी, बह करके चला जाएगा, और वो पानी के साथ बह करके जिन खेतों या जिन जगहों पर पहुंचेगा वो जगह उपजाऊ होंगी। इसके अलावा ऊपर गौवंश को सूखी जगह मिलेगी, चाहे भले ही बारिश हो। अगर हमने एक टीन शेड लगा रखा है तो पानी जो बहेगा वो रुकेगा नहीं और वो बहकर नीचे चला जाएगा, और वो जो ऊपर की जो जगह है सूखी रहेगी। तो गौवंश जो है वो सूखी जगह में रहना पसंद करता है और वो सूखी रहेगा। और जो खाली और अनुपजाऊ जमीन जो पड़ी है ना, उसका सही उपयोग हो पाएगा। अब बात करते हैं कि गौशाला का संचालन कैसे होना चाहिए। मैं अपना प्लानिंग है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, गौशाला का संचालन होना चाहिए सरकार और जनता के द्वारा, दोनों के द्वारा। कैसे? गौशाला का निर्माण सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। निर्माण के लिए जो भी खर्च है वह सरकार के द्वारा ही किया जाना चाहिए। वो अलग बात है कि सरकार के मानकों में 100 रुपये की थाली के युग में 20 रुपये की थाली काउंट की जाती है एक आदमी के भोजन की। उनका कैलकुलेटर जो है वो इसी तरीके से हिसाब करता है। उसका भी कोई समाधान खोजना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि एक गौशाला के लिए निर्माण का जो कार्य है वो हमेशा सरकार के द्वारा होना चाहिए। लेकिन इसके बाद अगर संचालन की प्रक्रिया की बात आती है तो जो स्टाफ रहेगा वहाँ वो कभी परमानेंट नहीं होनी चाहिए, उनकी नियुक्ति संविदा होनी चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति कोई भी ऐसा नियुक्त होना चाहिए जो परमानेंट वहाँ पर रहे सरकार की तरफ से, और जिसकी पूरी जिम्मेदारी रहे, और उनकी जो तनख्वाह है वो भी सरकार को वहन करनी चाहिए। अब बात आती है कि गौवंश जो है उसके लिए चारे की कैसे व्यवस्था हो। देखिए, हर ब्लॉक में, हर तहसील में सरकारी डॉक्टर हैं, इलाज की व्यवस्था उनके द्वारा की जाए। चारे की व्यवस्था के लिए ग्रामीण स्तर पर हर एक किसान से अपील करनी चाहिए कि भैया गोदान के रूप में आप सहयोग कीजिए, भामाशाह बनिए। और मुझे लगता है कि 1 मन भूसा और 10 से 40 किलो गेहूं या बाजरा या अन्य कोई अनाज साल में 1 या 2 बार देने से किसी भी किसान भाई को कोई परहेज नहीं होगा, बशर्ते उनके क्षेत्र से गाय के उजाड़ की समस्या खत्म हो जाए, गाय को सही आश्रय स्थल मिल जाए, गाय की अच्छी सेवा वहाँ हो रही हो। और उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि एक अच्छी गौशाला का अगर संचालन हो रहा है ना,
तो लोग जो अपने बच्चों के बर्थडे आजकल अंग्रेजी तरीके से बनाते हैं ना, एक कैंडल जला के बुझा देना, केक कटवा देना, उसको हम परावर्तित करा सकते हैं जागरूकता लाके कि लोग अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर गौशाला में जाएंगे और गौशाला में जाकर के बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर गौवंश के लिए कुछ दान करेंगे, उनके लिए कुछ गुड़ खरीदेंगे, उनको अपने हाथों से खिलाएंगे, कुछ रोटी या कुछ चारा वहाँ पर खरीद कर उन्हें खिलाएंगे। इस तरीके से बच्चों को शिक्षा भी अच्छी मिलती है और बच्चों के जन्मदिन पर जो एक पुण्य कार्य भी होता है जिसके अच्छे लाभ बच्चों के भविष्य के लिए उनको बच्चों को प्राप्त हो सकते हैं और बच्चों को एक अच्छी सीख मिलेगी जो कि आगे जारी रहती है। तो हमारे सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे गौवंश गौमाता के लिए हर तरीके से लाभदायक है। समस्या क्या है कि मैं एक ग्रामीण स्तर के व्यक्ति जब इतना प्लान लेकर के बैठा हूँ तो क्या इतने शिक्षित और उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों के पास इस तरह के प्लान नहीं है? इससे बेटर प्लान नहीं है? बिल्कुल है। मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा, क्योंकि नेताओं में जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे ही हो, अनपढ़ भी नेता बन जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अधिकारियों की। क्या उनके पास मैंने जो प्लान बताया ऐसा प्लान या इससे अच्छा प्लान नहीं होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों, इससे तो कहीं 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 ज़्यादा अच्छा प्लान उनके पास है और वह इन सभी कार्यों को कर सकते हैं, बखूबी कर सकते हैं और बहुत सारी जगह हो रहे हैं। लेकिन नहीं है तो वह है इच्छा शक्ति। उनके पास इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति का दमन किया जाता है हमारे नेताओं के द्वारा, क्योंकि हमारे नेता क्या चाहते हैं कि स्कूल में पढ़ाने जाने वाले एक ही शिक्षक के द्वारा वैक्सीनेशन का भी काम हो जाए और मतलब पोलियो ड्रॉप जो है वो पिलवा दिया जाए, जनगणना भी उन्हीं शिक्षकों से हो जाए, चुनाव के समय उनकी ड्यूटी लग जाए और अन्य कोई एक्स्ट्रा कार्य भी अगर सरकार का आ जाए तो उसे भी शिक्षक ही करके दे दें जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं। अरे भैया, इतने सारी ड्यूटियां वो करेंगे, फिर इतने सारे ड्यूटियों की वो लिखा पढ़ी करेंगे, वो बच्चों को कब पढ़ाएंगे? और फिर उनका जो ध्येय है बच्चों को पढ़ाने का, वहां पर उनका फोकस क्यों रहेगा? तो ये मेरा एक उदाहरण था। मेरा कहने का मतलब है कि गायों के लिए अच्छे स्तर की गौशाला का बनाया जाना, उनका संचालन होना असंभव कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमारे भारतवर्ष में, हमारे प्रदेश में, पड़ोसी प्रदेश में अच्छी गौशाला या अच्छी गौशालाओं का संचालन नहीं हो रहा, लेकिन अधिकांश वह गौशाला ऐसी गौशाला हैं जो ट्रस्ट की हैं या फिर दानदाताओं या भामाशाहों द्वारा खुद संचालित की जा रही हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से। नहीं तो अधिकांश गौशालाओं के नाम पर हमारी गौ माता के साथ में जितनी दुर्दशा जो आवारा घूमने पर होती है ना, उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा दुर्दशा हो रही है। क्या फ़ायदा है? क्या आपकी इच्छा करेगी इसी गौशाला में गौवंश की दुर्दशा होने के बाद किसी आवारा गाय को पकड़कर गौशाला में छोड़ के आने की? मैं तो नहीं चाहूँगा। अगर हमारे गौवंश की किसी गौशाला में दुर्दशा होती है तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि वो गौवंश चाहे आवारा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बीमार हो, पर मैं उसे गौशाला में छोड़कर आने के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं होऊंगा। क्यों? कि कम से कम सूखे में बैठ तो पाएंगी गौ माता, आवारा होंगी तो कहीं कोई चलता फिरता तो उनकी सेवा कर जाएगा। वहाँ तो गिने चुने 3, 4, 5, 10 लोगों के स्टाफ के बीच में रहती हैं जिनकी आत्मा बिल्कुल मर चुकी होती है, जिनको दया नाम की चीज़ बिल्कुल रहती नहीं है। एक जगह का उल्लेख करना चाहूँगा, अगर आप गौशाला के बारे में जानना चाहते हैं। मैंने कहीं और की गौशाला इतनी नहीं देखी है, लेकिन मैंने एक जगह की गौशाला देखी थी और आप भी कभी जाएं तो आप अवश्य देखें। मैं एक बार झुंझुनू गया था, झुंझुनू राजस्थान,
और मैंने वहाँ पर गौशाला देखी थी। मैंने जो गौवंश के लिए वहाँ पर व्यवस्था देखी है ना, शानदार। अगर ईश्वर कभी मेरे क्षेत्र को इस लायक कर पाए तो मैं चाहूँगा इस तरह की गौशाला मेरे क्षेत्र में होनी चाहिए। कभी आप लोग जाएं, आप भी देख के आएँ। झुंझुनू राजस्थान में गौशाला को देख कर के आएँ। इतनी शानदार गौशाला है। वहाँ हर तरह की गायों के लिए अलग बाड़े, सांड के लिए अलग बाड़ा, बच्चों के लिए अलग बाड़े, बीमार गायों के लिए अलग बाड़ा, अलग टीन शेड, अधिक बीमार गायों के लिए अलग टीन शेड, गायों के लिए पानी के लिए आरओ की व्यवस्था, गायों के अगर गाय को कुछ हो जाता है, अगर गायों को मतलब अगर गाय खत्म हो गई, मर गई, तो उनके दाह संस्कार के लिए विद्युत शवदाह गृह तक भी झुंझुनू की गौशाला में है। इवन गाय के गोबर से जो उपले बनाए जाते हैं उसकी मशीन है, और गाय के गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन है। मतलब मैंने और कहीं की गौशाला नहीं देखी है, लेकिन झुंझुनू की मैंने जब गौशाला देखी और मैंने वहाँ पर जो व्यवस्था देखी, मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं बहुत खुश था गौवंश की वहाँ पर की जाने वाली सेवा को देख करके। और मेरे मन में एक आया था कि नमस्कार पुरुषोत्तम बघेल जी, स्वागत है आपका। मैं बिल्कुल सही हूँ, आप बताएं। तो मेरे मन में एक ख्याल आया था उसे देख करके कि काश सभी गौशालाएं ऐसी हो जाएं, तो गौवंश एक बार फिर से हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में उन्नति कर जाए और उसको दुर्दशा का सामना न करना पड़े। दूसरा एक और विचार आया था झुंझुनू की गौशाला को देख करके कि अभी भी हमारे धरती पर ऐसे पुण्यात्मा हैं जिनकी वजह से ये सृष्टि जो है नष्ट होने से बची हुई है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर जीवन में कभी भी आप झुंझुनू जाएं तो वहाँ दो चीज़ अवश्य देखना। एक तो वहाँ सती माता का मंदिर है, बहुत मान्यता है, और दूसरा झुंझुनू की गौशाला जरूर घूम के आना। सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक पे अगर आप जा सकें उस समय जाइए। इतनी शानदार गौशाला और इतनी शानदार व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी है। और हजारों की संख्या में गौवंश हैं वहाँ, लेकिन अच्छी सुविधा, अच्छी केयर है और स्टाफ भी अच्छा है। और भारत में जितनी तरह की गाय पाई जाती हैं उन सब की मूर्तियाँ वहाँ पर हैं। पुरुषोत्तम बघेल जी कह रहे हैं जी सर, गौशाला होना बहुत ज़रूरी है। रोड पर खड़े रहते हैं पशु और नाइट में चलते लोग एक्सीडेंट से मार जाते हैं। बिल्कुल सर, ये भी एक समस्या है कि एक्सीडेंट हो जाता है लोगों का गाय की वजह से, और गाय को भी चोट पहुंचती है। लेकिन व्यवस्था ये है कि गाय को सूखा चाहिए, और सूखा रोड ही होता है, बरसात के समय में ज़मीन गीली हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा तो कहना है कि सरकार को एक बार इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ड्यूटी मत करो, कम कर लो। कम गौवंश को आप गौशाला में पहुंचा दीजिए, लेकिन ड्यूटी मत कीजिए। जितनों की सेवा कर सकते हैं उतनी ही कर दीजिए। अगर आपसे नहीं हो रही है तो बहुत सारे दानदाता पड़े हुए हैं, और बड़े बड़े दानदाता इतने हैं कि वो व्यवस्था कर सकते हैं। उन बड़े दानदाताओं के अलावा अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप जाकर के गौवंश के नाम पर अगर कुछ सहयोग मांगेंगे ना, तो आपको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। लेकिन शर्त यही है कि एक आवाज़ इसके खिलाफ होनी चाहिए। फौजी बाबा जी जरूर कुछ सोचेंगे इसके बारे में। पुरुषोत्तम जी, हमने सोचा था, बहुत कुछ सोचा था, लेकिन उस सोचने में थोड़ी सी एक समस्या आ रही थी। उस समस्या को अब मैं बाबा से बात करूंगा, पूरा करवाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। लेकिन ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इसके लिए सरकार के सहयोग की बहुत आवश्यकता है।
और मुझे नहीं लगता है कि फौजी बाबा के नाम पे सरकार से कोई सहयोग मिल पाएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि गौवंश की इस समस्या के बारे में सरकार को और गंभीरता से सोचना चाहिए और गौशाला बना देना या जगह जगह गौवंश को जमा कर देना और उनकी सेवा का कार्य किसी भी ऐसे व्यक्ति को दे देना जो निर्दयी हो, ये बिल्कुल अनुचित है। इससे अच्छा है कि वो गौवंश आज़ाद रहे, भले ही हमारे खेतों में नुकसान करे, भले ही हमारे एक्सीडेंट हों, भले ही हमें हानि पहुँचे, लेकिन अगर गौवंश की गौशाला में दुर्दशा होती है तो उससे अच्छा है कि हमें जो परेशानियां हो रही हैं वो होती रहें, लेकिन गौवंश की दुर्दशा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का समय पूरा हो चुका है। अच्छा लगा पुरुषोत्तम बघेल जी, आप आए, आपने अपने विचार रखे। 8:59 हो चुके हैं। 9 बजे इस लाइव का समापन करना होता है। मैंने अपने विचार रखे हैं, मेरे मन में जो था वो मैंने आपको बताया है, आपके साथ शेयर किया है। आपसे एक ही अनुरोध है कि आप अपना प्यार और सहयोग इसी तरह बनाए रखिएगा। और मैंने जो आज लाइव किया है, इसे अगर बाद में आप रिकॉर्डेड सुन रहे हैं तो आपके मन में अगर कोई सुझाव आता है, कोई उत्तर आता है, कोई प्रश्न आता है, कोई शिकायत आती है, कोई प्रश्न आता है, आप मुझे अवश्य बताएं, जिससे कि मैं आगे सुधार भी कर पाऊँ, आगे बढ़ भी पाऊँ, कुछ अच्छा और कर सकें। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। समय आज का बिल्कुल पूरा होने को है। इस लाइव को हम यहाँ समाप्त करने जा रहे हैं। आप सभी लाइव पर आए, आपने इसे गंभीरता के साथ सुना, इस सब के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल रविवार को शाम 8 बजे हम फिर उपस्थित होंगे लाइव लेकर के। तब तक के लिए आप सभी, एक मिनट, एक बड़े भाई आपसे मुलाकात करनी है। मैं होलीपुरा तांतपुर से हूँ, मुझे भी फौजी बाबा के साथ जुड़ना है। पुरुषोत्तम जी, आप मेरे आईडी पर हैं, आप मुझे इस लाइव पर अपना नंबर भेजिएगा, मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है? अपना मोबाइल नंबर ज़रूर भेजिएगा, ठीक है पुरुषोत्तम जी? तो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। कल 8 बजे फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि।